हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू AWS। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं। दिख रहा है ना? हाँ, जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैन, कुड और मे के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। कैन और कुड के बारे में हमने ये पढ़ा कि कैन जो होता है वो क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, किसी भी पर्सन की क्षमता, उसमें काम करने की योग्यता। और कुड क्या बताता है, कुड दो काम करता है। एक तो कैन की पास्ट फॉर्म बताता है, मतलब अगर कोई काम पास्ट में हुआ है तो हम कैन का यूज नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। किसी पर्सन की एबिलिटी बतानी है पास्ट की तो कुड, या फिर उसकी वीकर फॉर्म। वीकर फॉर्म का मतलब आज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये है एबिलिटी और ये है वीकर फॉर्म ऑफ कैन और क्या, पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये दो बातें हमने समझी थी, पढ़ी थी। इसी को तो आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं 2-4 एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे आपको ना समझना है इस बात को। ही कैन win the race. He could win the race. साथ साथ में लिख लिया करो। He could win the race yesterday. He said that he could win the race. एक बार ये 4 सेंटेंस पढ़ो, अपने आप एक बार एनालाइज करो कि इनमें क्या लिख दिया गया है, और जो बोलने वाला है या लिखने वाला है उसने क्या सोच के, क्या समझ के ये बात लिख दी है, और उसका मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश अपने आप जरूर किया करो। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है ही कैन विन द रेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो ही है वो सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब का, विन, जो हमारी मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। तो जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, वो क्या बताना चाह रहा है कि ही जो है वो विन, जो हमारी वर्ब है उसकी करने की कैपेबिलिटी, मतलब ही में विन करने की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो जो रेस है वो जीतेगा। तो कैन क्या बताता है, एबिलिटी, और यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस पहले सेंटेंस में बोलने वाले ने ये बोल दिया कि जो ही पर्सन है, जो हमारी विन वर्ब का सब्जेक्ट है, वो रेस जीतने की एबिलिटी रखता है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा उसमें क्षमता है, काबिलियत है। सेकंड सेंटेंस, ही कुड विन द रेस। अब देखो, इससे समझने से पहले थर्ड और फोर्थ को देखो। ही कुड विन द रेस यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे हमने कल समझा था कि अगर टाइम लिख दिया पास्ट का, ये टाइम है, और यस्टरडे लिख दिया पास्ट का, तो अगर पास्ट का टाइम लिख दिया तो क्या हम यहाँ पे कैन लिख सकते हैं, कुड और कैन। क्या हम यहाँ कैन लिख सकते हैं, कैन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कुड ही लिखना पड़ेगा। फोर्थ सेंटेंस, ही सैड। अब सैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पता चल गया कि यहाँ भी कैन नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी कुड लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब इन दोनों सेंटेंस में हम कुड ही लिख पाएंगे, कैन नहीं लिख पाएंगे। कारण क्योंकि टाइम लिखा हुआ है। अब आ जाओ सेकंड सेंटेंस पे। क्या हम सेकंड सेंटेंस में कैन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाले में लिखा हुआ तो है।
देखो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फ़र्क क्या है, इसमें जो एबिलिटी है ना वो बताई जा रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, और ये उसकी वीकर फॉर्म है। जो बोलने वाला है उसको डाउट है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, उसमें एबिलिटी है कि नहीं है। तो जीतने की एबिलिटी पे शंका है यहाँ पे, और यहाँ पे शंका नहीं है। तो दोनों का, ये दोनों सेंटेंस सही हैं और ये दोनों प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं। ये है यहाँ पे वीकर फॉर्म, ठीक है, और ये यहाँ पे जो कुड है ना ये पास्ट फॉर्म है। ये कुड है, ये पास्ट फॉर्म है, और ये वीकर फॉर्म है। बात समझ आया? ये यहाँ पे जो इसकी एबिलिटी है उसके ऊपर डाउट है, और ये टाइम बता रहा है पास्ट का। यह बात आपको समझ आ गई तो एक बार लिख लो, फिर हम आगे इनके ऊपर जो आगे कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं। मैं मिटा दूं? चलिए, अब देखो जैसे ही हमने लिखा, हमने एक सेंटेंस देखते हैं, ही कुड डिफीट देम। इसका मतलब क्या है? ये है कैन की वीकर फॉर्म, और इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है कि उसमें जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, या तो वो कर पाएगा या तो वो नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर हमको उसकी श्योरिटी नहीं है, उसकी एबिलिटी पे डाउट है, ठीक है। बट ये इसका टाइम जो है ना वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं यस्टरडे, ठीक है, ही कुड डिफीट देम यस्टरडे। तो अब ये सेंटेंस लिख के बोलने वाले ने क्या बोल दिया? जैसे ही कुड लिखा और कुड के साथ पास्ट का टाइम लिख दिया, तो कुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और उसके साथ टाइम लिख दिया किसका? पास्ट का। तो ध्यान रखना ये रियल एक्शन है, मतलब ये जो पर्सन है ना वो कल उसको हरा पाया था, हरा दिया था, ठीक है, मतलब हराने में सक्सेसफुल रहा था। हमने पढ़ा था कि जो मॉडल है ना, ज़्यादातर मॉडल काम क्या करते हैं, जो मॉडल के बाद जो वर्ब लिखी होती है वो अभी हुई नहीं होती। जैसे मैं बोलो ही कैन कुक, वो पका सकता है, तो अब उसका मतलब क्या है? वो जो कुक करने का काम हो गया क्या? नहीं, वो होना बाकी है। ही मे कुक अभी भी होना बाकी है। तो ज़्यादातर मॉडल है, मॉडल के बाद जो वर्ब लिखी होती है ना वो जो है ना कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, मतलब आगे टाइम में जाके कभी होगी, ठीक है। बट कुड के साथ अगर पास्ट का टाइम लिख दिया तो इसका मतलब ये रियल एक्शन है जो कि हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, ये रियल है, ठीक है। रियल एक्शन ऑफ पास्ट, रियल एक्शन ऑफ पास्ट। अगर मैं इसको लिख दूं तो इसको अगर, इसका मतलब क्या निकला? ही मैनेज टू डिफीट देम। इसका मतलब यह हुआ कि कल जो है ना वो उनको हराने में सक्सेसफुल रहा था, और इन दोनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है एकदम, ठीक है। तो ये पास्ट का रियल एक्शन है। अब एक बात समझते हैं, देखो कुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। तो कुड मॉडल है, इसके बाद हैव आ गया, ये बेस फॉर्म है। और ध्यान रखना हैव जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हो, हैव जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ना, ये क्या बताता है कि अगर ये इसके साथ टाइम लिख दिया पास्ट का तो ये रियल एक्शन बताता है, और ये जो है ना ये अनरियल, इमेजिनरी बताता है कि ऐसा काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं। जैसे मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं, ही कुड
हैव डिफीटेड देम यस्टरडे। अब इसका मीनिंग देखो, he could have defeated them yesterday, he could have defeated them yesterday, इसका मतलब है कि ये रियल एक्शन है, ये हुआ था, उसने उनको डिफीट कर दिया था, वो उनको डिफीट करने में सक्सेसफुल रहा था। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो डिफीट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा, वो उनको डिफीट कर सकता था बट नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये इमेजिनरी है, या इसको बोल सकते हो अनरियल। कहने का मतलब वो कर सकता था बट कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। जैसे मैं बोलूं आप कल टाइम पे आ सकते थे बट नहीं आए, तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू कुड हैव कम, कम थर्ड फॉर्म भी कम ही हो जाएगी। यू कुड हैव कम ऑन टाइम यस्टरडे, बट क्या आप आए? नहीं आए। अगर मैं लिख दूं बिना टाइम के, यू, आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। अब ये इसका टाइम बताओ, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? यू कुड हैव दिख रहा है, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते थे बट क्या आपने किया? नहीं। जैसे ही कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अनरियल है और ये पास्ट का है, आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते थे बट नहीं किया। ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू कुड इन्फॉर्म मी, यू कुड इन्फॉर्म मी, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ओके, यहां लिख देते हैं। अब देखो इसका और इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है अनरियल, कि तुम मेरे को इन्फॉर्म कर सकते थे बट तुमने किया नहीं किया। इसका मतलब क्या है? अब देखो ये पास्ट का भी एक्शन हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में कोई काम किया जिसका रिजल्ट आ सकता है, रियल एक्शन है कि तुमने मेरे को इन्फॉर्म किया। ये अगर यहाँ पे टाइम लिख देंगे तो डेफिनेट पास्ट का हो जाएगा, बट अगर टाइम नहीं लिखेंगे तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं इसमें। इसका मतलब है तुमको मेरे को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मतलब तुम इन्फॉर्म करोगे, जैसे कहना होता है ना, वैसे उसकी भी कर फॉर्म कि भाई पॉसिबिलिटी है कि तुम मेरे को इन्फॉर्म करोगे, और इसका मतलब नहीं किया। ये रियल एक्शन है और ये अनरियल है। ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का हो सकता है। ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा कि ये पास्ट का कैसे है, फ्यूचर का कैसे है और प्रेजेंट का कैसे है। ठीक है। आप चाहो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। चलो एक दो एग्जाम्पल इसी पे और लिख लेते हैं। You could buy this house. You could have bought this house. You could, इसके साथ टाइम हो लिखते ना, बाय दिस हाउस लास्ट ईयर लिख दो। You could have bought this house last year. You could buy this house
ये तो लिख दिया ऊपर। चलो अब देखो इनको समझना। हमने एक बार लिखा यू कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड हैव, और कुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अब इन दोनों का मतलब समझना। यू कुड बाय दिस हाउस लास्ट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ये घर जो है ना लास्ट ईयर खरीद लिया था, मतलब ये काम हो चुका है, ये रियल एक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि यू मैनेज टू बाय दिस हाउस लास्ट ईयर, तुमने ये घर लास्ट ईयर खरीद लिया। सेकंड का मतलब है यू कुड हैव बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मतलब तुम ये लास्ट ईयर खरीद सकते थे बट क्या खरीद पाए नहीं। ये अनरियल एक्शन है और ये रियल है, और दोनों के दोनों पास्ट के। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार आप इसको लिख लो, फिर एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं पैसिव वाला। ठीक है, मिटा दूंगा इसको। चलिए अब देखो, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप करा दूं। हमने पढ़ा कैन एबिलिटी बताता है प्रेजेंट या फ्यूचर की, पास्ट की एबिलिटी कैन नहीं बताता। अगर पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो कुड का यूज करते हैं। अगर कैन को थोड़ा हल्का बताना हो, मतलब एक मान लेते हैं लड़का है तंदुरुस्त, अभी वो 50 किलो वेट उठा सकता है, तो ये कैन है। अब उसने कुछ दिन बीमार हो गया, कुछ खाना पीना नहीं खाया, अब हो गया कमज़ोर, अब वो 20 किलो ही उठा पा रहा है, तो ये है कुड। वीकर फॉर्म का मतलब यही है कि वो बता तो एबिलिटी रहा है पर पहले एबिलिटी अच्छी थी, वो अभी अब तुम बोलना चाहो कि अभी वो कमज़ोर हो गया। पहले बोलते थे कि ही कैन लिफ्ट 550 kg वेट, ठीक है, वो 50 किलो उठा सकता है। अब तुम क्या बोलोगे, वो उठा सकता है, तुम्हें डाउट है, उसकी एबिलिटी पे डाउट है, तो तुम क्या बोलोगे, ही कुड लिफ्ट 50 kg वेट, क्योंकि उसमें अब नहीं रही होता, फिर तुम्हें उस पर भरोसा नहीं रहा, तुम्हें उसकी एबिलिटी पे डाउट है। बात समझ आई? तो ये होगी उसकी वीकर फॉर्म। फिर हमने पढ़ा जो कुड है वो पास्ट फॉर्म तो है ही है, प्लस कुड के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा दें, मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो अनरियलिटी को बताने लग जाता है। और वो अनरियलिटी कब की होती है, पास्ट की, चाहे टाइम लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर मैं ये लिख दूं यू कुड हैव विन द मैच, और यू कुड विन द मैच। अब दोनों का देखो, दोनों में टाइम नहीं लिखा है, दोनों में टाइम नहीं लिखा है ना, तो ये तो है रियल एक्शन। इसके 3 मीनिंग निकलते हैं, वो तीनों मैंने बता दिए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के। और ये है अनरियल एक्शन, ये अभी भी अनरियल है और पास्ट का ही है। ये पास्ट का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, ये फ्यूचर का। अगर इसको वीकर फॉर्म मान ले, वीकर फॉर्म मान ले, तो ये जो कैन है ना, यू कैन विन द मैच, उसी की वीकर फॉर्म होगी। अब तुम उसकी एबिलिटी पे डाउट हो गया, अब तुम बोल रहे हो यू कुड विन द मैच। अब देखो ये जो एक्शन है वो हुआ नहीं है, मतलब होना बाकी है, ठीक है, अभी इसका टाइम आगे आएगा। अगर हम इसको वीकर मान ले, अगर इसको पास्ट फॉर्म मान ले, तो इसका मतलब तुम मैच जीत चुके हो, तुम यू हैव मैनेज टू विन द मैच, तुमने ये मैच जीतने का काम जो है वो कर लिया है। अब देखो इसको, यू कुड हैव विन द मैच, विन की नहीं दी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है, यू कुड हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत सकते थे पर क्या जीते नहीं, और ये एक्शन हो चुका है। तो कहने का मतलब है पास्ट का बट अनरियल, तुम जीत सकते थे बट जीते नहीं, इमेजिनरी एक्शन है, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी बातें और मैं मॉडल के बारे में आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी। देखो जो मॉडल है, नॉन फाइनाइट वर्ब में हम पढ़ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, टेंस का कोई असर नहीं पड़ता, पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। वही काम मॉडल के साथ भी होता है। अगर मैं लिख दूं आई कैन राइट ए लेटर, ठीक है, अगर मैं आई की जगह ही लिख दूं
ही कैन राइट ए लेटर। अगर इसकी जगह मैं प्लूरल कर लूँ, दे कैन राइट ए लेटर। बात समझना, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे लिखा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे लिखा थर्ड पर्सन प्लूरल। कहने का मतलब हमने प्लूरल भी कर लिया सिंगुलर का, पर्सन भी बदल लिया, बट हमारी जो कैन 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 और उसके बाद बेस फॉर्म, उस पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वैसा इसका भी एक काम होता है कि ये इसके ऊपर ना तो पर्सन का, ना टेंस का और ना नंबर का कोई असर नहीं पड़ता। सिंगुलर हो प्लूरल हो नहीं फर्क पड़ता। टेंस पास्ट हो तो उसकी फॉर्म बदल जाती है। कहने का मतलब फॉर्म बदल जाती है बट वो मॉडल सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप ये समझना कि पर्सन और नंबर इसका कोई असर नहीं पड़ता किसके ऊपर? मॉडल में। ठीक है, चलो अब देखिए, आपको वॉइस पढ़ा होगा आपने, मैंने भी बहुत बार वॉइस के बारे में चर्चा की है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद उसकी वर्ब लिखी हुई है, अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद उसकी वर्ब लिखी हुई है, अगर ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है, मतलब इस वर्ब का जो परफॉर्मर है वो ये सब्जेक्ट ही है, इस काम को करने वाला ये सब्जेक्ट ही है। अगर ये सब्जेक्ट इस वर्ब का नॉन डूअर है तो ध्यान देखना, अगर जब ये डूअर है मतलब काम को कर रहा है, करने में एक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस कहलाती है। और जब काम कर ही नहीं रहा तो वो पैसिव कहलाता है। बात समझ आई? तो हमें क्या समझना है, हमने समझा था कि कैन का यूज जो है ना, हेल्प जो हैपनिंग एक्शन होती हैं, कैन क्या बताता है? एबिलिटी। तो एबिलिटी तो कौन सी वर्ब में होगी? जिसमें डूअर मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है और वो कर रहा है कुछ, तभी तो एबिलिटी दिखा पाएगा। अगर सब्जेक्ट कुछ कर ही नहीं पा रहा वर्ब के साथ तो फिर वो एबिलिटी कैसे दिखाएगा? जब एबिलिटी नहीं दिखा पा रहा तो हैपनिंग वर्ब जो है ना वो क्या होती हैं? वो सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा होता है, सब्जेक्ट तो कुछ नहीं कर रहा होता, तो एबिलिटी दिखाएगा कहाँ? तो हैपनिंग वर्ब के साथ कैन का यूज नहीं होता। जैसे डाई वाले मैंने एग्जाम्पल दिए थे पिछली क्लास में, और समझ लेना उसको। ठीक है, अब देखो वॉइस, पैसिव वॉइस में मॉडल का कैसे यूज होता है। जैसे मैं लिखूं सी कैन बी क्लीन द फ्लोर, एक गाइड में वो लिख लो इजीली। The floor can clean easily। अब ध्यान देना, हमने पढ़ा कि जो एक्टिव होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब डूअर होता है। और जो पैसिव होता है उसका सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर होता है। ये बात याद रखना। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जब भी बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है पता है आपको? मैं बता दूं, देखो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म होती है वाज और वर, जिसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म होती है बीन, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म होती है बीइंग, आईएनजी वाली। ठीक है, और ये होती है बी की बेस फॉर्म। कभी भी आप देखना इनमें से कोई भी वर्ब जो है ना किसी भी मॉडल के साथ नहीं होगी, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म होती है, बी लिखी होगी। तो कभी भी बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग इनमें से कोई सेंटेंस में लिखी हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो ध्यान रखना ये पैसिव स्ट्रक्चर होती है।
बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो कुछ छूट तो नहीं रहा ना। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मॉडल में पॉसिबल है, जितना आपके एग्जाम में आता है उससे ज़्यादा ही पढ़ाया जाए, उससे छूटे तो नहीं कम से कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी वर्ब है क्लीन और यहाँ पे हमारी वर्ब है क्लीन। क्लीन को हमने थर्ड फॉर्म में लिखा, उससे पहले लिखी बी की फॉर्म। कैन हमारा मॉडल है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल के बाद तो हमेशा बेस फॉर्म आनी है, तो देखो बी बेस फॉर्म लिखी हुई है। कैन हमारा मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म आती है, क्लीन लिखी हुई है। अब देखो अगर सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट डूअर, तो इस क्लीन का सब्जेक्ट क्या है, सी। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो कौन सी स्ट्रक्चर, एक्टिव। हमने पढ़ा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का मतलब सिर्फ बी नहीं, बी की जितनी भी फॉर्म होती हैं, तो ये क्या होता है, पैसिव। इसका मतलब सब्जेक्ट डूअर नहीं है। अब देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या फ्लोर को सी क्लीन करेगी या फ्लोर सी को क्लीन करेगा। सी जो है यहाँ पे डूअर है, एक्टिव है, तो ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ये हमने गलत लिख दी। सी जो है वो फ्लोर को क्लीन करेगी, तो द फ्लोर, बी क्लीन की जगह लिखो कैन क्लीन, सी कैन क्लीन द फ्लोर। वो जो लड़की है वो क्या कर सकती है, फ्लोर को इजीली क्लीन कर सकती है। तो ये डूअर हो गया हमारा। डूअर किससे पहचाना है, सब्जेक्ट लिखा है उससे या वर्ब से। ध्यान रखना कभी सब्जेक्ट से नहीं पहचाना कि ये डूअर है कि नॉन डूअर, वर्ब से पहचानना, वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से। अगर वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि ये जो वर्ब लिखी हुई है इसको ये वाला सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या कर सकता है, तो एक्टिव। अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा कि ये जो वर्ब लिखी है इसको ये परफॉर्म नहीं कर सकता, तो पैसिव। ठीक है, अब देखो फ्लोर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब फ्लोर जो है साफ करने का काम खुद करता है क्या, नहीं, फ्लोर को तो साफ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कैन क्लीन, तो ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर होगी। बट हमें पता है कि फ्लोर जो है क्लीन करने का काम नहीं करता, फ्लोर को क्लीन किया जाता है, तो यहाँ पे लिखो कैन बी क्लीन। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब इससे मत ध्यान देना ना कि जो फ्लोर लिखा है वो हमेशा पैसिव ही होगा, नहीं, यहाँ पे ये पैसिव है। बट अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, द फ्लोर कैन बी अट्रैक्टेड, कैन अट्रैक्ट everyone easily। जो फ्लोर है वो सबको अट्रैक्ट कर सकता है इजीली। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो एक्टिव और पैसिव पहचानना है वो किससे, वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से। तो क्या फ्लोर अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर मान लो चमकीला है, कुछ ऐसा है बनाया जो हर किसी की नज़र पड़ती है और हर कोई अट्रैक्ट होता है कि भाई मैं भी ऐसा ही बनूँ, तो ये कर सकता है। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर में अब ये डूअर हो गया। तो ध्यान देना, डूअर कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को मिला के कि भाई जो वर्ब लिखी है उस वर्ब को ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है क्या, तो ये एक्टिव है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा, वरना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज करो, खाओ पियो, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भाई हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है, आपके काका ताऊ बुआ फूफा किसी भी लड़के की या आपके दोस्त की, तो आप बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।